दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है ठोस ज्यामिति, उसके अंदर ऑलरेडी मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ और अगला जो छठा वीडियो है इसके अंदर मैं आयतन के अंदर पिरामिड आकार आकृतियों के किस तरह से हम आयतन ज्ञात करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पिरामिड आकृति होती क्या है। वह ठोस या आकृति जिसका आधार एक बहुभुज जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त आदि होता है तथा त्रिभुजाकार फलकों की सहायता से एक बिंदु पर मिलते हैं, पिरामिड कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ हमारा एक त्रिभुजाकार आकृति है और इसके ऊपर ये त्रिभुजाकार हमारे फलक हैं, ये जिनको हम सरफेस कह सकते हैं या साइड सरफेस कह सकते हैं। और चूंकि ये त्रिभुजाकार है और इसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं, इसीलिए इनकी 3 भुजाओं के साथ 3 ही हमारे त्रिभुजाकार फलक होंगे और 3 फलक जो है हमारे एक बिंदु पर आकर के अगर मिल जाते हैं तो ये हमारा जो पिरामिड कहलाता है। और चूंकि इसका जो आधार है वो हमारा त्रिभुजाकार है, इसलिए इसको हम त्रिभुजाकार पिरामिड आकृति कहेंगे। यहाँ पर जो पिरामिड का आयतन होता है उसका जो फंडामेंटल सूत्र होता है जिसके जो सभी पिरामिडों पर लागू होता है वो होता है 1/3 गुणा आधार का जो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसके अंदर पहला हम जो लेंगे वो होगा त्रिभुजाकार पिरामिड का आयतन। वह आकृति या ठोस जिसमें आधार त्रिभुजाकार हो तथा 3 त्रिभुजाकार फलक यानी कि साइड सरफेस ऊपर एक बिंदु पर मिलते हों, ऐसी आकृति या ठोस को त्रिभुजाकार पिरामिड कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं, इसलिए ये त्रिभुज कहलाता है। इन तीनों भुजाओं के ऊपर हमारे 3 त्रिभुजाकार फलक बन रहे हैं और ये तीनों जो फलक हैं वो हमारे एक बिंदु पर ऊपर जाकर के मिल रहे हैं। तो ऐसी जो आकृति बनती है वो हमारी त्रिभुजाकार पिरामिड कहलाती है। इसके साथ अगला जो चित्र मैं दिखाऊं आपको, तो ये एक चतुर्भुजाकार या वर्गाकार हमारा पिरामिड है, क्योंकि इसका जो आधार है वो एक वर्ग या आयत हो सकता है और इन चारों रेखाओं के ऊपर हमारे 4 फलक जो त्रिभुजाकार हैं वो एक बिंदु पर ऊपर जाकर के मिल रहे हैं। तो इसको हम जो है आयताकार पिरामिड भी कह सकते हैं और वर्गाकार पिरामिड भी कह सकते हैं। तो इससे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में पिरामिड होते क्या हैं और उसके अंदर आधार की जो आकृति है उसका क्या महत्व होता है। त्रिभुजाकार पिरामिड का जो आयतन वो हमारा 1/3 इंटू आधार का जो क्षेत्रफल है इंटू ऊंचाई होगी। यहाँ पर जो आधार है, आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज होने की वजह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमारे यहाँ पर जो त्रिभुज है वो 3 प्रकार के होते हैं, या तो यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज हो सकता है, या ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, या इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति हमारी नीचे हो सकती है। और उसका जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसको हम जब हाइट से गुणा करेंगे, ऊंचाई से, तो हमारा जो है त्रिभुजाकार पिरामिड का आयतन निकल के आ जाएगा। इसके बाद है त्रिभुजाकार पिरामिड का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया कि हमारी ये आधार का आकृति है और इन आधार की आकृतियों की जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही हमारे यहाँ पर त्रिभुजाकार फलक होते हैं, जो कि हमारे त्रिभुज की आकृति में ही होते हैं, जो हमारे केवल पिरामिड में होते हैं। प्रिज्म के अंदर ये फलक जो है हमारे आयताकार होते हैं और ये जो हमारे 3 फलक होंगे ये हमारे साइड सरफेस कहलाते हैं। तो त्रिभुजाकार पिरामिड का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इंग्लिश में हम इसको साइड सरफेस का एरिया कहेंगे, 1/2 इंटू त्रिभुजाकार आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। तो हमारी ये जो तिरछी लाइन है ये हमारी यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई कहलाती है। और यहाँ पर त्रिभुजाकार आधार का जो परिमाप है वो हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर जोड़ लेते हैं तो वो उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो अगला हमारे यहाँ पे सूत्र है वो है त्रिभुजाकार पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि साइड सरफेस का एरिया प्लस त्रिभुजाकार आधार का क्षेत्रफल, जो हमारा नीचे जो आधार है उस आधार का अगर क्षेत्रफल को हम इन तीनों जो हमारे खड़े तिरछे त्रिभुजाकार फलक हैं, साइड सरफेस है, उनके एरिया के अंदर जोड़ देंगे तो हमारे जो टोटल वो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारा होता है इसके अंदर आयताकार पिरामिड का आयतन। वह आकृति या ठोस जिसमें आधार
वर्गाकार या आयताकार हो तथा 4 त्रिभुजाकार फलक, यहाँ पे भी आप देखें कि 4 हमारी त्रिभुजाकार फलक हैं, और जब हम त्रिभुजाकार पिरामिड के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमारी 3 त्रिभुजाकार फलक थी। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो भी पिरामिड बनेगा उसके अंदर त्रिभुजाकारी फलक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वह आकृति या ठोस जिसमें आधार वर्गाकार या आयताकार हो तथा 4 त्रिभुजाकार फलक ऊपर एक बिंदु पर मिलते हों तो ऐसी आकृति या ठोस को आयताकार पिरामिड कहते हैं। और ये जो हमारा फंडामेंटल है ये आपको ड्राइंग में भी काम में आएगा, क्योंकि ड्राइंग के अंदर हमें प्रिज्म और पिरामिड के आइसोमेट्रिक चित्र बनाने होते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिज्म और पिरामिड के अंदर डिफरेंस पता नहीं होने की वजह से वो ऑलमोस्ट गलती करते हैं। तो इसके अंदर आपको समझना जरूरी है कि पिरामिड जो होता है वो ऊपर जाकर के एक बिंदु पे मिलता है, और प्रिज्म जो होता है उसके अंदर आकृति जो ठोस आकृति होती है उसके अंदर आधार का जो तल होता है जैसे आयताकार या त्रिभुजाकार, तो ऊपर भी वो आयताकार या त्रिभुजाकार ही होता है, तो उसको हम प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर फिर आयताकार पिरामिड का आयतन जो होगा वो होगा 1/3 गुणा आयताकार आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर एक आप आयताकार पिरामिड का चित्र देख रहे हैं, तो हमारा ये जो आधार है जो हमारा यहाँ तो या तो वर्ग होगा या आयताकार होगा, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये आयताकार पिरामिड का आयतन निकल के आ जाएगा। इसके बाद है आयताकार पिरामिड का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जैसे हमने इससे पहले वाले चित्र में भी देखा था, हमारे ये 4 भुजा वर्ग या आयत होने की वजह से इसके अंदर 4 ही हमारे ये त्रिभुजाकार 4 साइड सरफेस होंगे। तो इन चारों जो त्रिभुजाकार साइड सरफेस वाले जो तल हैं इन सभी का अगर हम क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो वो हमारे आयताकार पिरामिड का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा, जो कि हम 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई से निकाल सकते हैं। इसके बाद है आयताकार पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसके अंदर अगर हम नीचे वाला जो आयताकार आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तभी हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर हम ये नीचे वाले जो तल है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और 4 हमारे ये जो तिरछे खड़े हुए त्रिभुजाकार आकृति वाले तल हैं इनके जो क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तभी हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ये जो हमारा वर्गाकार या आयताकार पिरामिड है उसको अगर सरफेस डेवलपमेंट करूँ तो वो इस तरह से बनेगा। ये हमारे ड्राइंग के अंदर सरफेस डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारे ये जो 4 त्रिभुज हैं वो हमारे इस आयताकार या वर्गाकार पिरामिड के साइड के तल होते हैं। उनका जो आकृति होती है वो इस तरह से त्रिभुजाकार होती है, और 4 भुजा नीचे की 4 भुजा होने की वजह से ये 4 होंगे और ये त्रिभुजाकार होंगे। तो इनका सबका जो क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा, और जब यहाँ पे आयत या वर्ग का भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। और वक्र पृष्ठ के लिए केवल ये 4 त्रिभुज जो होते हैं इन्हीं को जोड़ा जाता है। इसके बाद है बहुभुज आधार का पिरामिड का आयतन। वह आकृति या ठोस जिसके आधार पंचभुजाकार, षटभुजाकार या अष्टभुजाकार आकृति के हों तथा पंचभुजाकार पिरामिड में 5 त्रिभुजाकार फलक, 6 भुजाकार पिरामिड में 6 त्रिभुजाकार फलक, अष्टभुजाकार पिरामिड में 8 त्रिभुजाकार फलक ऊपर एक बिंदु पर मिलते हों तो ऐसी आकृति को बहुभुज आधार पिरामिड कहते हैं, जैसा कि हम आगे चित्र में भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हैं, ये एक पंचभुजाकार पिरामिड का आइसोमेट्रिक चित्र बना हुआ है, क्योंकि अगर हम इसका ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे तो वो उसके अंदर आपको तीनों चीज़ें एक साथ नहीं दिखाई देती, जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो हमारा ये पंचभुज है वो एक पहले एक आयत में बंद है, और उसके ऊपर फिर इस बिंदु से हमारी इसकी हाइट निकाल रखी है, तब ये जाकर के पंचभुजाकार पिरामिड बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये जो पंचभुज है ये हमारा आधार कहलाएगा, और इसके ऊपर हमारे 5 भुजा होने की वजह से 5 ही त्रिभुजाकार तल खड़े हुए हैं, जो कि हमारे वक्र पृष्ठ के तल कहलाते हैं। इन 5 तलों के क्षेत्रफल को जब जोड़ देते हैं तो हमारा इस पंचभुज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, और उस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जब नीचे के पंचभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तब हमारा ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है।
इसी तरह हमारा षटभुज के अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये एक षटभुज बना हुआ है, इसके अंदर ये एक आयत में बंद है। उसके बाद ये जो बिंदु है वो हमारे आमने सामने बी और डी और सी और ए को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसके ऊपर ये बिंदु आता है। इससे इसकी हाइट को लिया जाता है जो कि ओ से ओ डैश तक की होती है। और इसमें चूंकि 6 भुजाकार आकृति है हमारी आधार की, इसलिए यहाँ पर 6 हमारे त्रिभुजाकार तल होंगे जो कि हमारे इसके साइड सरफेस वाले तल कहलाएंगे। तो यहाँ पर बहुभुज आधार पिरामिड का जो आयतन होता है वो सबके लिए अगर लें तो वो होता है 1/2 गुणा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यदि हमें बहुभुज आधार पिरामिड का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो होगा 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुणा तिरछी ऊंचाई या तिर्यक लंबाई कहते हैं उसी को। और तीसरा इसके अंदर जो सूत्र लगता है वो लगता है बहुभुज आधार पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो हमारा होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, जो कि मैंने आपको पिछले 2 चित्रों में भी समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद पिरामिड के अंदर एक और हमारा आकृति आती है जो कि नीचे से उसका आधार जो है वृत्ताकार होता है और ऊपर जाकर के वो फिर से एक बिंदु में मिलते हैं, उसको हम शंकु के नाम से भी जानते हैं। तो हम शंकु या जिसको अंग्रेजी में कोन कहते हैं उसका आयतन निकालेंगे। यदि एक समकोण त्रिभुज को उसकी लंब भुजा के चारों तरफ घुमाया जाए तो इस प्रकार बनी ठोस आकृति को शंकु कहते हैं। शंकु में आधार वृत्ताकार आकृति होती है तथा ऊपर एक बिंदु पर पृष्ठ मिल जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.3 में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा अगर ये एक समकोण त्रिभुज हो जिसके अंदर ये आर और ये एच हमारी वर्टिकल एक दूसरे से 90 डिग्री पर अगर लाइन हो और इसको हम इस तल को अगर घुमाएं चारों तरफ तो ये हमारी आकृति शंकुआकार बन जाती है। इसको अगर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की तरह से बनाए तो ये हमारा चित्र इस तरह से बनेगा जिसके अंदर ये गोला होगा और यहाँ पर ये इस तरह से आकृति होगी। तो ये हमारा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है और इसको जब जोड़ देते हैं इस क्षेत्रफल को तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको जोड़ा तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसी पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल को समझा जाता है। तो यहाँ पर शंकु का जो आयतन है वो होगा 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यह π/4d स्क्वायर होता है। तो यहाँ आर लेने पर पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर इसका वृत्त का जो त्रिज्या है और एच जो है यहाँ से इसकी ऊंचाई होगी। इसके बाद है शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जैसा कि मैंने यहाँ चित्र में बनाया, ये हमारा जो एरिया होगा वो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा, जहाँ ये हमारी जो पाई आर एल हमारा जो सूत्र होता है, इसमें एल जो भुजा होती है वो हमारी यहाँ पे तिर्यक लंबाई होती है, जो कि हमारी ये तिरछी होती है, क्योंकि हाइट जो है हाइट से ये हमारी तिर्यक लंबाई बड़ी होती है। और ये अगर हम एक समकोण त्रिभुज अगर ले रहे हैं, ये एच जिसके अंदर हाइट है, आर हमारी जो त्रिज्या है, तो तिर्यक लंबाई हमारी पाइथागोरस प्रमेय से निकाली जा सकती है। इसको अगर हम एल मान रहे हैं यहाँ पे, तो एल का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे भी दे रखा है कि एल निकालने के लिए एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर को जब हम स्क्वायर हमारे यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो वो इधर जा करके रूट में हो जाता है। तो एल का मान हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को जब जोड़ करके रूट से वैल्यू निकालेंगे तब हमारे पास एल का मान आएगा, और उसको हम जब यहाँ रखेंगे पाई आर के साथ तो हमारे पास शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आया ये, और साथ में हम जब इसके नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि पाई आर एल होता है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, उसको जोड़ने पर निकल के आएगा। यहाँ पर पाई और आर को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एल बचता है और इधर आर बचता है। तो ये हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, जहाँ पर आर जो है शंकु के आधार की त्रिज्या है जो हमारी यहाँ से पता चल रही है, और एच शंकु की ऊंचाई है जो हमारे को यहाँ से पता चल रही है, और एल जो है शंकु की तिर्यक लंबाई है जो हमारी ये होगी, और इसको निकालने का सूत्र यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद आता है शंकु छिन्नक। जब किसी शंकु को शीर्ष से कुछ नीचे परंतु आधार के समानांतर काट दिया जाए
तो इस प्रकार बनी नीचे वाली आकृति शंकु छिन्नक कहलाती है। इसको दोबारा समझते हैं। जब किसी शंकु को, ये हमारा यहाँ से लेकर के और ये ऐसे घूम करके ये पूरा शंकु बना हुआ है, जब किसी शंकु को शीर्ष से कुछ नीचे, यानी कि इस शीर्ष से थोड़ा नीचे परंतु आधार के समानांतर, ये हमारा आधार है, इसके समानांतर अगर काट दें, समानांतर काट दिया जाए तो इस प्रकार बनी नीचे वाली आकृति शंकु छिन्नक कहलाती है। और चूंकि ये शंकु है इसलिए ये शंकु छिन्नक कहलाएगी। इसके अलावा ये जो हमारे पिरामिड होता है, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुज, षटभुज, उनके भी हमारे छिन्नक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब किसी तो इसका जो सूत्र होगा, शंकु छिन्नक का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r और r, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी r होगी और एक यहाँ पर छोटी r होगी जो त्रिज्या के रूप में है, और यहाँ जो इसकी ये हाइट होगी जिसको कि हम यहाँ पे l के रूप में ले रहे हैं। तो शंकु छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हमारा पाई r प्लस r होगा। शंकु छिन्नक का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो पाई l r प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा। इसमें हम पाई को अगर कॉमन लेंगे तो l r प्लस r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर के बराबर होगा। इसके बाद है पिरामिड छिन्नक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब किसी भी पिरामिड को उसके आधार के समानांतर परंतु शीर्ष से कुछ नीचे काट दिया जाता है तो नीचे के शेष आकृति पिरामिड छिन्नक कहलाती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये षटभुजाकार पिरामिड था, उसको ऊपर से थोड़ा नीचे और इस तल के समानांतर काट दिया, तो यहाँ पर जो ये आकृति बनी वो हमारी षटभुजाकार पिरामिड का छिन्नक कहलाएगा। और कॉमन जो हमारा यहाँ पे सूत्र होता है आयतन निकालने के लिए छिन्नकों का, वो होता है पिरामिड छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 गुणा ऊंचाई गुणा आधार का क्षेत्रफल प्लस शिखर का क्षेत्रफल। तो दो चीज़ निकलेंगी, एक आधार का क्षेत्रफल और एक ये ऊपर का क्षेत्रफल, और ऊंचाई गुणा 1/3, उससे हमारा ये क्षेत्रफल निकलेगा। साथ में हम इसको रूट के अंदर आधार का क्षेत्रफल प्लस शिखर का क्षेत्रफल भी हमको करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/3h इंटू a1 प्लस a2 प्लस √a1 a2, जहाँ h पिरामिड छिन्नक की ऊंचाई है, a हमारे पिरामिड छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल है, नीचे वाला क्षेत्रफल, और a2 हमारा पिरामिड छिन्नक के शीर्ष का क्षेत्रफल जो कि हमारे इस ऊपर वाले तल का क्षेत्रफल होगा। और चूंकि ये तिरछा होता है तो ये नीचे वाला बड़ा होगा और ऊपर वाला हमेशा छोटा होगा। इसके बाद आ गया हमारा एक गोला, जिस पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर बोलने में बहुत कन्फ्यूज़न है कि अधिकतर छात्र जो है हमारे बॉल को भी गोल कहते हैं, हमारे बेलन को भी गोल कहते हैं और हमारी रोटी को भी गोल कहते हैं, लेकिन वहाँ पे बोलने में या समझने में कुछ कमी रह जाती है, या जो बताने वाला किसी ने बताया नहीं होता है तो उसको समझने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि हमारी जो बॉल होती है वो एक्चुअल में गोलाकार या स्फेरिकल होती है। जो हमारी पेन होता है या हमारा पाइप होता है वो हमारा बेलनाकार होता है, और जो हमारी रोटी होती है वो हमारी वृत्ताकार होती है, लेकिन हम जनरल भाषा में इन तीनों को ही गोलाकार बोलते हैं। तो यहाँ हम गोला यानी कि स्पेयर का आयतन के बारे में बात करेंगे। तो ठोस एवं गोलाकार जैसे एक बॉल पिंड को गोला कहते हैं। गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई r³ होता है। अगर d के अंदर मान रखना चाहें तो चूंकि हम जानते हैं कि d बराबर होता है 2r या r बराबर होता है d/2, उस कंडीशन में r की जगह अगर d/2 को पावर 3 करते हैं उस कंडीशन में यहाँ 4/3 पाई d⁻3/8 हो जाएगा, और इसको जब काट पीट करेंगे तो ये पाई/6 d⁻3 हो जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है और यहाँ ये आयतन है, और आयतन की इकाई हमारी घन में चलती है और क्षेत्रफल की इकाई हमारी हमेशा वर्ग के साथ चलती है। इसके बाद है अर्धगोला, यानी कि अगर हम किसी बॉल को आधा काट दे तो हमारा अर्धगोलाकार आकृति हेमिस्फीयर कहलाता है। ठोस एवं गोलाकार पिंड जैसे एक बॉल का आधा भाग अर्धगोला कहलाता है।
अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम जो है हमारा पूर्ण गोले के आयतन बटे 2 के बराबर होता है। तो पूर्ण गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3/2 होगा। इसको जब हम काटेंगे तो ये 4/6 पाई आर की पावर 3 हो जाएगा। और आर की यहाँ पे ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा तो ये 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। आर बराबर d/2 रखने के ऊपर ये हमारी जो वैल्यू 2/3 पाई डी की पावर 3/8, और इसको फिर से आगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो पाई 3 × 4 डी की पावर 3 या पाई/12 डी की पावर 3 आएगी, जो कि हमारे अर्धगोले का आयतन होगा डी के अंदर। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 पूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ए पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर ये अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, तो आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जब हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाती है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसको काट देते हैं तो हमारा आधा हिस्सा तो हमारा इधर आ गया और एक ये तल हमको और दिखाई देता है, इसीलिए हमारे पास इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा और एक ऊपर जो तल हमको दिखाई दे रहा है इसका भी हमको क्षेत्रफल दिखाई देगा, और उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तभी हमारा ये वैल्यू आ रही है 1/2 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। जब इसके अंदर हम 2 को 4 से काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा और ये पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। नोट, पाई बराबर 22/7 होता है। जिस वृत्त का व्यास 7 होता है उस वृत्त की परिधि 22 होती है। यह एक नियतांक है। नियतांक का मतलब होता है जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, उसको हम नियतांक कहते हैं। तो पाई का मान जो है हमारा हमेशा 22/7 रहता है, और अगर जिस वृत्त का हमारा व्यास 7 होता है उसकी परिधि हमेशा 22 mm के बराबर ही होनी चाहिए। इसके बाद अगला है पाइथागोरस प्रमेय और इसका उपयोग, पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अंदर 5 पॉइंट है जो आपको समझने चाहिए। सभी त्रिभुजों के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी त्रिभुजों के तीनों बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज में कोण ए, कोण बी, कोण सी के सामने वाली भुजाएं हमेशा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी होती हैं या कहलाती हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, जो कि हाइपोटेन्यूस कहलाती है। अन्य दो भुजाएं आधार और लंब कहलाती हैं। और 5वां पॉइंट है समकोण त्रिभुज का कर्ण की जो लंबाई है वो अन्य दो भुजाओं के योग से हमेशा कम होती है। तो कर्ण की जो लंबाई है अन्य दो भुजा होती है उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उससे हमेशा कम होती है, तभी हमारा ये पाइथागोरस का प्रमेय हमारे समकोण त्रिभुज पे लगता है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग व लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार, ये हमारा एक चित्र दे रखा है, इसको हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो है हमारे आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ कर्ण अगर बी हो, आधार ए हो और लंब हमारा सी हो तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, जैसा कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। यहाँ ए, ये सी और ये बी अगर हमारा कर्ण है तो बी का स्क्वायर का जो वैल्यू होगी वो हमारे ए के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगी। तो ये वीडियो आज इतना ही। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ वो किताब मेरे ही द्वारा लिखी गई है और इसके अंदर ये कुछ खास बातें ध्यान रख करके ये लिखी गई है, जिसके अंदर कि बच्चे को लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल समझ में आनी चाहिए, और अगर बच्चे को कुछ समस्या आ रही है तो उसको भी वहाँ
उदाहरण को अगर किसी किताब में 5 स्टेप में किया गया तो मैं उसको 7 या 8 स्टेप में पूरा करता हूँ, जिससे जिस स्टेप में बच्चे को जिस स्टेप में बच्चा गलती करता है उस स्टेप को मैं एकदम क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और आने वाले समय में मैं अपनी ई कंटेंट भी लेके आने वाला हूँ, जो कि इसके अंदर जो मेरी मैटर दिया है उसी को और भी मॉडिफाई करके लेके आऊँगा। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे इस वीडियो को और सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे तो आने वाले सभी मेरे जो वीडियोज़ होंगे वो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे, जिससे कि आप ITI से रिलेटेड जो हमारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स के बच्चों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है, जिसको कि हमने ब्रेकअप ऑफ सिलेबस में 52 वीक को 40 वीक में कन्वर्ट किया है, उसके आधार पर मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे, जिससे कि आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।